डाक खाने के सामने से वह जा रहे थे। उनके बाल बीच में से उड़ गए थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी। वह गर्दन की खाल लटक गई थी। कमर जरा से झुक गई थी, शायद इसलिए एक बेत उनके हाथ में थी। वे शायद जुम्मे की नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे। मैंने दूर से ही उन्हें पहचान लिया। ये तो हमारे मास्टर साहब हैं, अब्दुल हमीद। मैं बढ़कर उनके सामने आ गया। नमस्ते माट साहब, मैंने कहा। नमस्ते कहकर वो मुझे अचरज से देखने लगे। मैं विश्वनाथ, मैंने कहा, पर पहचान नहीं पाए। विश्वनाथ शर्मा, बनवारी लाल ज्योतिषी का पोता, भवन स्कूल में पढ़ा हूँ। आप हेड मास्टर थे, कैसे हैं आप? मैंने कहा। हाँ हाँ, वे फिर भी पहचान नहीं पाए। अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने थकी मगर उत्सुक आवाज में कहा और पूछा, कहाँ रहते हो बेटा? मैंने उन्हें बताया कि मैं दिल्ली में एक दवा कंपनी में काम करता हूँ। कुछ ही रोज में विलायत जा रहा हूँ, 2 साल के लिए। क्या नाम बताया था बेटा तुमने? उन्होंने अपनी बड़ी आंखें मेरे चेहरे की ओर गड़ाते हुए पूछा। विश्वनाथ, मैंने कहा। देखो विश्वनाथ, मुझ पे एक मेहरबानी कर दो। मेरा एक लड़का है, बीए पास है, कंप्यूटर भी सीखा है, कई जगह एप्लीकेशन डाली है, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आता। मेरे जीते जी कहीं लग जाए तो आराम से मर सकूंगा। उन्होंने मुझ में दया पैदा करने की कोशिश करी। ठीक है माट साहब, मैं ध्यान रखूंगा और आपको खबर भिजवाऊंगा, मैंने कहा। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरे बेटे का नाम मोहम्मद इस्माइल है। मैंने उसे सच्ची इस्लामी तालीम दी है, बीए पास है, कंप्यूटर भी जानता है। तुमको यकीन दिलाता हूँ कि वह कभी तुम्हारी इज्जत पर बट्टा नहीं लगाएगा। मैं उन्हें घर के अंदर चलने के लिए कहा, पर वे घर देखकर बाहर से ही वापस मुड़ गए। उनकी चाल में कुछ तेजी आ गई थी। भवन स्कूल मेरी आंखों में तैरने लगा। मास्टर अब्दुल हमीद तब 30-35 बरस के रहे होंगे। सारे मास्टरों में वे सबसे ज्यादा शांत और अपने काम से काम रखते थे। हिंदी की किताब, गणित के सवाल, इतिहास, भूगोल, साइंस, तकली और मिट्टी के काम का टर्न आता तो बच्चों की मस्ती बढ़ जाती। तकली काटने में तो फिर भी दिक्कत पेश आती थी और रुई का सूत में रूपांतरण बार बार टूट जाता था, पर मिट्टी को सानना और उससे तरह तरह के आकार बनाने में सचमुच बड़ा मजा आता था। वे कहते थे, बच्चों, यह हिंदुस्तान अनोखा मुल्क है। अंग्रेजों के राज में पहले यहाँ मुगलों का राज था। उनसे बहुत पहले भारत में कपास की खेती होती थी, जिससे रुई बनती थी। कहते हैं सिकंदर को फौजों ने जब कपास का पौधा देखा तो उसने कहा था कि यह अजीब मुल्क है, भेड़ का ऊन यहाँ खेतों में उगता है। तुम्हें कपास के महत्व को समझना चाहिए। चवन्नी की यह तकली रुई को मीलों लंबे धागों में तब्दील कर सकती है। गांधी जी ने सूत काट काट कर अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ दिया। उन्होंने बंदूक तलवार को नहीं, चरखे और तकली को अपना हथियार बनाया। तकली काटना हर बच्चे को आना चाहिए। हमें उनकी बातें समझ में नहीं आती, नहीं हमें तकली काटी जाती। यह समझ में आता था कि तकली हथियार बन सकती है। हम उनकी नोकझोंक एक दूसरे को चुभोते और कल्पना करते, गांधी जी अंग्रेजों को तकली को तो चुभो रहे हैं और अंग्रेज भागे जा रहे हैं। मास्टर साहब गांधी के भक्त थे। वे मानते थे कि गांधी जी की बदौलत ही वो हिंदुस्तान में रह सके हैं। दरअसल मास्टर साहब भी एक बुनकर ही थे। एक दिन हमारे स्कूल में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल आए। वे बिना किसी पूर्व सूचना के आए थे। उस दिन तीसरी जमात के मास्टर साहब छुट्टी पर थे और पहली जमात के मास्टर साहब हेड मास्टर साहब से छुट्टी लेकर किसी काम से तहसील गए हुए थे। मास्टरों के बिना दोनों क्लासों में शोर हो रहा था। हेड मास्टर साहब बाहर धूप में बैठे गांधी के बारे में कोई किताब पढ़ रहे थे। स्कूल के चपरासी कोठरी में पड़ा सो रहा था। इंस्पेक्टर साहब ने पहले तो सारी जमातों के रजिस्टर चेक किए और फिर व्यवस्था पर टिप्पणी की। हेड मास्टर घबराए हुए थे और उन्होंने सारे बच्चों को क्लास में बुला लिया। स्कूल में कोई अलमारी नहीं थी। सारे हाजिरी के रजिस्टर और अन्य स्टेशनरी का सामान हेड मास्टर साहब की मेज पर रखा था। इंस्पेक्टर साहब हेड मास्टर साहब की कुर्सी पर बैठे थे और हेड मास्टर साहब उनके बराबर में खड़े थे। इंस्पेक्टर साहब ने कुछ बच्चों का परिचय लिया, फिर एक बच्चे से कोई कविता सुनाने को कहा। बच्चा कवि सोहनलाल द्विवेदी की कविता सुनाने लगा। बच्चा कविता सुनाकर खड़ा रहा। फिर उन्होंने सवाल किया कि तुम यदि नजीजाबाद से चांदपुर जाओगे तो रास्ते में कौन कौन से स्टेशन पड़ेंगे? यह बच्चा बंगले झांकने लगा। एक भी बच्चा इसका जवाब नहीं दे सका। पूरी क्लास में एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने यह सफर किया हो। फिर उन्होंने पूछा, क्या कोई बच्चा ऐसा है जो रेल में बैठा हो? मैं तब तक 2 बार रेल में बैठा था। मैंने उन्हें बताया कि मैं गंगा स्नान पर 2 बार नजीबाबाद से बालावली गया हूँ।
उन्होंने बीच में पड़ने वाले स्टेशनों के नाम पूछे, मगर मैं सभी स्टेशनों के नाम नहीं बता पाया। हेडमास्टर की तरफ इंस्पेक्टर साहब तनी हुई भुटकुटियों से देखने लगे। हेडमास्टर ने कहा, जनाब यह कोर्स की चीज नहीं है, फिर भी मैं इन्हें सिखा दूंगा। कोर्स क्या होता है? यह सामान्य ज्ञान की बात है। वे बोले, जी मास्टर साहब, कुछ न कह सके। फिर उन्होंने कहा, ये बच्चे तकली काटना जानते हैं। तकली? क्या ये बच्चे पढ़ लिख कर तकली काटेंगे जो आप इन्हें जुलाहा व कुम्हार बनाना चाहते हैं? मास्टर साहब को यह बात कोड़े की तरह लगा। उनके चेहरे पर पीड़ा उभर आई, पर उन्होंने अपने आप को काबू में रखा। उन्होंने कहा, ठीक है, इनसे तकली कटवा कर दिखाइए। एक बार एक भी बच्चा तकली नहीं लाया था। उस दिन मिट्टी के काम का दिन था ना, इसलिए। मास्टर साहब फिर लज्जित हुए। उन्होंने कहा, माफी चाहता हूँ जनाब, आज बच्चों का तकली का नहीं, मिट्टी के काम का दिन है। स्कूल में एक भी तकली नहीं है? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं अभी निकलवाता हूँ। मास्टर साहब फिर उत्साहित हो गए। उन्होंने मुझे इशारा किया। मैं क्लास में लगी कोठरी में गया जहाँ हमारा जाना वर्जित था। वहाँ एक संदूक था। मैंने उसे खोला और तकली ढूंढने लगा। मास्टर साहब अधीर हो रहे थे। उन्होंने आवाज लगाई। तकली मुझे नहीं मिल रही थी। मैंने कहा, तकली नहीं है मास्टर साहब। पता नहीं, क्लास में इंस्पेक्टर साहब गुस्से में थे और हंसी में बोले, आज ऐसा कीजिए, इन सारे बच्चों को अपने घर ले जाइए और इन्हें चरखा ही नहीं, पूरे करघे का काम सिखा दीजिए। वे माफी मांगते हुए इंस्पेक्टर साहब को रिक्शे में बिठाने चले गए। दूसरी क्लासों के मास्टर तथा चपरासी चूंकि इंस्पेक्टर साहब को रिक्शे तक बैठाने गए हैं, इसलिए किसी पर कोई अंकुश नहीं था। शेष सारी जमातों के बच्चे हमारी क्लास में आ गए। वह मार के कोहराम मचा रहे थे। हेडमास्टर और अन्य मास्टर लौट आए थे। अन्य मास्टर हेडमास्टर की फजीहत पर जहां मन ही मन खुश हो रहे थे, वहां हेडमास्टर तिलमिलाए हुए थे। सबको डांट लगाई और बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में भागने लगे। हेडमास्टर साहब ने हमें डांट लगाई। थोड़ी देर बाद एक तकली और कोड़े के साथ गुस्से में क्लास में प्रकट हुए। तकली नहीं है मास्टर साहब, मुझे चिढ़ाते हुए उन्होंने कहा। कोड़े को पकड़े और अपने हथेली पर घुमाने लगे। फिर उन्होंने कहा, अपना हाथ आगे करो। मैंने हाथ आगे किया तो उन्होंने गुस्से में तकली मेरी हथेली पर चला दी। मास्टर साहब का कोड़ा बरसने लगा, जिससे मैं कराह उठता। एक अन्य मास्टर ने आकर हेडमास्टर को शांत किया और तमाम बिखरी हुई चीजें संभाल कर संदूक में रखने लगे। बरसों पुरानी कोड़े की वह चोट मुझे याद आ गई। मैं पीड़ा से तिलमिला उठा। इतने में मैंने देखा कि हेडमास्टर साहब अपने बेटे को लिए मेरे सामने खड़े थे। उसके बोलने में उर्दू के कम और हिंदी अंग्रेजी के ज्यादा लफ्ज थे। मास्टर साहब ने बताया कि मैं इसे तकली काटना भी सिखाया था ताकि पुश्तैनी काम की तारीफ उसकी रुचि हो। मैंने उसका बायोडाटा लिया और पत्र लिखने का वादा करके उन दोनों को विदा किया। कुछ रोज बाद मैं 2 साल के लिए विलायत चला गया और मास्टर साहब का काम भूल गया। 2 साल बाद तक लौटने पर पता चला कि हेड मास्टर साहब का इंतकाल हो गया है और लगातार मेरी बेरोजगारी के बीच मोहम्मद इस्माइल बहुत धार्मिक हो गया है। उसने लंबी दाढ़ी रख ली है और वह एक मुस्लिम बैंक की अपनी छोटी सी नौकरी के बाद अपना समय मस्जिद और मदरसे में बिताता है। बाजार में मिलने पर उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मुझे लगा मास्टर साहब ने मुझे कोड़ा मारा है। उसकी तिलमिलाहट में रह रहकर महसूस करता हूँ।